बलवंत चुपचाप चूल्हे के पास बैठा आग को घूर रहा था। चंदू ग्राहकों को संभाल रहा था, पर उसका मन नहीं लग रहा था। अरे बलवंत, दाल अभी तक नहीं चढ़ी। और वो रोहन कहाँ है? चला गया, वो शहर गया है। क्यों? उसे ये ढाबा, ये सब पुराना लगता है। उसे ग्रोथ चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? बलवंत चौंक कर ठाकुर साहब को देखता है। बलवंत, जब तेरे पिताजी ये ढाबा चलाते थे तो वो पत्तलों पर खाना देते थे। तू आया, तूने स्टील की थालियां शुरू की, है ना? हाँ, तो उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया, तूने गैस का चूल्हा लगवाया। वो भी तो बदलाव था, वो भी तो ग्रोथ थी। तेरे पिताजी ने तुझे रोका। बलवंत चुप हो जाता है। बेटा, विरासत का मतलब चीज को ज्यों का त्यों पकड़ कर रखना नहीं होता। विरासत का मतलब होता है उसकी आत्मा को जिंदा रखना। आत्मा? हाँ, इस ढाबे की आत्मा है स्वाद और अपनापन। वो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जमाना बदल रहा है तो परोसने का तरीका तो बदलेगा ही। तेरा बेटा जड़ें नहीं काट रहा, अरे वो बस पेड़ को नई खाद पानी दे रहा है ताकि वो और फैले, और तूने उसे ही भगा दिया। बलवंत की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चंदू, भाग जा, बस स्टैंड जा, रोक उसे। रोहन अपना बैग लिए बस का इंतजार कर रहा था। बस आती है और वो जैसे ही चढ़ने लगता है, पीछे से बलवंत की आवाज आती है। रुक जा रोहन, रुक जा। रोहन मुड़कर देखता है। बलवंत उसके पास आता है। बापूजी, आप वो जो तू कह रहा था ना, कार्ड मशीन, वो कहाँ मिलेगी? रोहन हैरानी से अपने पिता को देखता है। बापूजी, और वो देसी पिज्जा जो कल बनाया था, वो आज मेनू में डाल दे। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पिता के गले लग जाता है। बापूजी, मुझे माफ कर दो बापूजी। पगलेट, बाप से कोई माफी मांगता है? चल ढाबे पे, बहुत काम है। ढाबा बदल गया था। लकड़ी के बेंच अभी भी हैं, पर उन पर गद्दे लग गए थे। दीवारों पर ताज़ा पेंट और गांव की तस्वीरें थी। एक कोने में नए सोफे थे। गल्ले पर एक कार्ड मशीन रखी थी। रोहन अब गल्ले पर था और लैपटॉप पर हिसाब देख रहा था। बलवंत किचन में था, लेकिन अब उसने साफ एप्रन पहना था। रोहन भैया, 2 देसी पिज्जा और एक स्पेशल भोला दाल तड़का, टेबल नंबर 4 पे। जी चंदू काका। बापूजी, ऑर्डर। आ रहा है। ठाकुर साहब बैठे थे। रोहन उनके पास आता है। और कुछ लेंगे ठाकुर साहब? कैपेचिनो ट्राई करेंगे? अरे नहीं बेटा, हम तो अपनी वही बलवंत के हाथ की अदरक वाली चाय पियेंगे। माहौल में तनाव था। बलवंत चुपचाप गल्ले पर बैठा था। रोहन एक कोने में लैपटॉप खोले बैठा था और चंदू ग्राहकों को संभाल रहा था। भैया, मालिक से बात कर लो, कल रात से खाना नहीं खाया उन्होंने। क्या बात करूं चंदू? अरे वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। तभी एक टूरिस्ट बस ढाबे के बाहर रुकती है। उसमें से 5-6 कॉलेज के छात्र छात्राएं अंदर आते हैं। ढाबा भर जाता है। अंकल, यहाँ पिज्जा मिलेगा? यहाँ दाल रोटी मिलती है। खाना है तो बैठो, वरना आगे बढ़ो। यार, कितना रूड है। चलो यार, कहीं और चलते हैं। आधे लोग उठकर जाने लगते हैं। रोहन ये देख रहा था। वो फौरन उठता है। रुकिए, प्लीज बैठिए। पिज्जा तो नहीं, पर हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपको पिज्जा से भी अच्छा लगेगा। सब रुक जाते हैं। बलवंत हैरानी से रोहन को देखता है। चंदू, सबको पानी दो। माँ, जल्दी से आटा और मैदा निकालो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बापूजी, बस 15 मिनट, आज आप बस देखो। रोहन तेजी से काम करने लगता है। वो पराठे का आटा लेता है, उसमें सब्जियां, पनीर और कुछ मसाले मिलाता है। वो तवे पर तेल की जगह मक्खन का इस्तेमाल करता है। चंदू, हरी चटनी और दही ले आ, प्लेटें साफ कर। 10 मिनट बाद रोहन प्लेटों में पराठे को पिज्जा की तरह तिकोना काटकर ऊपर से पनीर घिसकर और मक्खन डालकर लाता है। ये है देसी पिज्जा, ट्राई कीजिए। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ते हैं। ये तो किसी पिज्जा से लाख गुना बेहतर है। भैया, 4 और लाना। बलवंत दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हैरानी थी। आधे घंटे में सारे स्टूडेंट्स खा पीकर रोहन की तारीफ करते हुए पैसे देते हैं और चले जाते हैं। गल्ले पर नोटों का ढेर लग जाता है। मालिक, आज तो 1 घंटे में पूरे दिन की कमाई हो गई। रोहन भैया, मान गए आपको। रोहन अपने बाबूजी की तरफ देखता है, जो अभी भी चुप थे। ढाबा बंद था। शांति और रोहन हिसाब मिला रहे थे।
बलवंत चुपचाप बैठा था। रोहन, आज तो तूने कमाल कर दिया। वही पराठा, बस अंदाज नया। देखा माँ, यही मैं बापूजी को समझाना चाहता हूँ। चीज वही रहे, बस उसे परोसने का तरीका बदलना होगा। बापूजी, हमें अपने ढाबे को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? ये लकड़ी की बेंच हटाकर सोफे लगाने होंगे, दीवारों पर नया पेंट, किचन में थोड़ी सफाई और एक कार्ड मशीन लगानी होगी। सफाई? मतलब हम गंदा खाना खिलाते हैं? और ये लकड़ी के बेंच मेरे दादाजी ने बनवाए थे। इन पर बैठकर तेरे दादाजी ने खाना खाया है और तू इन्हें उखाड़ फेंकना चाहता है? बापूजी, आप बात को कहाँ ले जा रहे हैं? तू ले जा रहा है। तुझे मेरी दाल रोटी, मेरी बेंच, मेरी विरासत सब पुराने लगते हैं। इस सब में ग्रोथ नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती, क्योंकि आप वक्त के साथ बदलना ही नहीं चाहते। आप बस इस ढाबे से चिपके रहना चाहते हैं, भले ही ये कल को बंद हो जाए। कुछ महीनों बाद एक डाकिया मुंशी के घर एक लेटर लेके आया। अरे मूंगा, जरा ये लेटर पढ़ तो। अब हमारा चश्मा घर के अंदर ही छूट गया है। मालिक, ये तो लीगल नोटिस है। क्या? अरे पढ़ जल्दी पढ़। विषय बेनामी लेन देन अधिनियम और धारा 420 धोखाधड़ी के तहत कानूनी कार्यवाही का नोटिस। अरे दादा रे, ये कैसे? अब आपको सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल सूरज के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित की गई बेनामी संपत्ति के संबंध में ये नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि 15 दिनों के भीतर इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर किया जाएगा। अरे बाप रे, चूना लगा दिया रे बिना पान के। धोखा! गगन ने मुंशी के खिलाफ बेनाम संपत्ति और धोखाधड़ी का केस ठोक दिया था। कुछ दिनों के बाद गगन और मुंशी गिरधारी दोनों कोर्ट के आमने सामने थे। माय लॉर्ड, मुंशी गिरधारी ने जिन जमीनों को अपनी बताकर एग्रीमेंट साइन किया है, वे असल में 25 साल पहले जाली अंगूठे के निशान लेकर गरीब किसानों से हड़पी गई थी। मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो साबित करती है कि कागजों पर तारीखें बदली गई थी। झूठ! ये सब मेरा है, मैंने खरीदा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। और सबसे बड़ा सबूत, मुंशी जी जिस कंपनी के नाम अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उसने आपके एग्रीमेंट के क्लॉज नंबर 45 का इस्तेमाल किया है, जिसमें लिखा था कि अगर जमीन के मालिकाना हक में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुंशी जी की निजी हवेली और सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुंशी सन्न रह गया। उसने लालच में क्लॉज पढ़ी ही नहीं थी। जज ने फैसला सुनाया। मुंशी की सारी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी और पीड़ितों किसानों को उनका हक वापस मिलेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुंशी के घर की नीलामी हो चुकी थी। मुंशी अब सड़क पर था। वहीं रमेश और सुरेश, जो कभी मुंशी के चमचे थे, अब उसे पहचान भी नहीं रहे थे। कोई मदद करो, मैं मुंशी गिरधारी हूँ। अरे हट पागल, बड़ा आया मुंशी। चल चल आगे बढ़, तू भिखारी है भिखारी। चल जा और अब भीख मांग, गरीबों के पैसा लूटेगा। चल निकल। तभी एक लंबी काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गगन और उसकी माँ बाहर निकले। गगन बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहा था। सुनीता को देखते ही उसके होश उड़ गए। तुम माधव के बेटे हो? अगली सुबह माधव मुंशी गिरधारी के यहाँ जाता है और मुंशी खटिये पे बैठकर चाय पी रहा था। मुंशी जी राम राम। अरे कौन है रे तू? दूर खड़ा रह। अरे किसने इसे अंदर आने दिया? मालिक, मैं माधव। अरे माधव, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? पानी पूरी बेचने का समय नहीं हुआ अभी। चल अब जा। मजाक मत उड़ाइए मालिक, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। वो जमीन, वो कागज वापस कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने तो उसे सिर्फ कर्ज के बदले गिरवी रखी थी, बेचने के लिए नहीं। अरे बड़ा भोला है रे तू माधव। कागज पढ़ना आता है तुझे? नहीं ना? उस पर साफ लिखा था कि अगर 6 महीने में पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। अब वो कानूनी तौर पर मेरी है। अब जा, जो करना है कर ले। अबे बंसी पान ला मेरा। सुबह सुबह दिमाग का सत्यानाश कर दिया इस मनहूस ने। बंसी पान लेके जाता है। अरे मुंह क्या देख रहा है? निकल इधर से। अबे चूना क्यों इतना डाला बे? ऐसा मत कीजिए सरकार, मुझे कहाँ इन सरकारी चीजों के बारे में मालूम होगा। मैं अनपढ़ हूँ मुंशी जी, तरस खाइए, मेरा परिवार उजड़ गया है। वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मुंशी जी। अरे सत्यानाश हो तेरा।
तूने छुआ कैसे मुझे रे सत्यानाशी? अरे हट। अरे बंसी कालू मूंगा दीना, जल्दी आ, निकाल इसे मेरे दहलीज से। चल हट, छोटा आदमी और बड़ी बातें। खबरदार जो दोबारा मेरी हवेली की तरफ देखा भी। निकल यहाँ से मूंगा, जल्दी बाहर फेंक इसको। मुंशी के आदमी माधव को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। वहीं गांव के कुछ लोग ये सब नजारा देखकर माधव को ताने मार रहे थे। एकदम ठीक किया मुंशी बाबू ने। अरे देखो तो इसका दिमाग कितना चढ़ गया है। मुंशी बाबू के घर तक आ गया। अबे माधव, होश में आजा, अभी भी वक्त है। और देख लिया ना, मुझे बोलता था ना कि तेरे साथ धंधा नहीं करूंगा, तेरा काम 2 नंबर का है। अब देख, ईमानदार आदमी की औकात यही होती है, पैरों की धूल, न बीवी रही और न घर। इतने भी निर्दयी मत बनो सुरेश बाबू, समय की मार है। लेकिन एक बात याद रखना, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग जीवन के नियम सीख जाते हैं। मैंने हमेशा अपना धंधा ईमानदारी के साथ किया है और उस पर अभी भी कायम रहूंगा। वो काली रात, समय बीतता गया। माधव मुंशी के कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। वो साल की सबसे सर्द रात थी। सुनीता माधव को छोड़कर चली गई थी। माधव सुन्न हो चुका था। उसने ठान लिया कि वो अब अपनी कीमत साबित करके रहेगा। वो तूफान में भी अपना ठेला लेकर निकल पड़ा था। बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थी। पानी पूरी बाबूजी, पानी पूरी। रात के उसे नहीं पता था कि वो मदद नहीं बल्कि अपनी बर्बादी मांगने जा रहा था। राम राम हुकुम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए मांगे हैं। अरे माधव रो मत, हम तो बैठे ही हैं मदद के लिए। अरे यही तो हमारा काम है। देख, रकम बड़ी है, गिरवी तो कुछ रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं है हुकुम, बस ये छोटा सा पुश्तैनी घर परिवार का सर छुपाने के लिए और जमीन का टुकड़ा है जो बंजर है। अरे कोई बात नहीं, ये ले, इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। जैसे ही पैसे लौटाएगा जमीन तेरी है। बस इतना घबरा क्यों रहा है? लेकिन मुंशी जी, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसमें लिखा क्या है? अरे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ, इसमें वही लिखा है जो मैंने कहा। बस अंगूठा लगा और जब भी मन करे आकर पैसे ले जा। अब ज्यादा मत सोच, आजा जल्दी, अंगूठा लगा दे। माधव ने मुंशी को भगवान मानकर कोरे और कुछ लिखे हुए स्टैम्प पेपर्स पर अंगूठा लगा दिया था। मुंशी ने जानबूझकर ब्याज की दर इतनी ज्यादा लिखी थी जिसे चुकाना माधव के लिए नामुमकिन था। ये एक सोची समझी साजिश थी। अच्छा सुन माधव, चौक की ओर जा रहा है ना, तो बनवारी से 2 पान इलायची डलवा के लेते आ। अब जा। जैसा कहे हुकुम। माधव चला जाता है। अरे कितनी मेहनत लगती है इन छोटे लोगों को अपने चंगुल में फंसाने में। लेकिन कोई बात नहीं, एक नई जमीन तो हथियाली ना कौड़ियों के भाव में। राधापुर नाम के गांव में ठंड का मौसम आ चुका था। करारे की ठंड पड़ रही थी। गांव में माधव का टूटा फूटा पानी का ठेला खड़ा था। माधव ठंड से ठिठुर रहा था। उसने एक पुराना स्वेटर पहना था जिसमें कई छेद थे। आज तो लगता है शरीर का खून भी जम जाएगा। सुबह से सिर्फ 20 रुपए की बिक्री हुई है। अगर आज आटा और तेल का पैसा नहीं निकला तो सुनीता घर में घुसने नहीं देगी। तभी गांव का एक आदमी रमेश वहां से गुजर रहा था। अरे रमेश भाई, गरम गरम पानी पूरी खा लो। ठंड में मिर्ची वाला पानी पियोगे तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। अरे हट, इस ठंड में तेरी सड़क छाप पानी पूरी कौन खाएगा? और सुन, वो मुंशी जी की कोठी के पास अपना ठेला मत खड़ा कर। वो बड़े लोग हैं, तेरे जैसे छोटे आदमी को वहाँ देखना भी पसंद नहीं करते। आया बड़ा शरीर गर्म करने। रमेश माधव को बुरा भला बोल के चला जाता है। माधव उदास होकर अपने ठेले को धक्का लगाता हुआ घर की तरफ निकल जाता है। एक कच्चा मकान था और उसकी छत से थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी। माधव खाली हाथ घर घुसता है। सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी और आग बुझा रही थी। माधव अंदर जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, गांव में मेला लगा है, मुझे भी घूमना है। मुझे मेले में ले चलो ना पापा। गांव में जग्गा नूडल्स वाले के नूडल्स इतने मशहूर थे कि दूर दूर से लोग उसके नूडल्स खाने के लिए आते थे। जग्गा का काम इतना जोरों पर था कि जग्गा ने अपने काम में हाथ बटाने के लिए 2 आदमी रखे थे। अरे ये जग्गा सेठ कितना काम करवाता है, ऊपर से तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता। कोई बात नहीं, एक दिन तो इससे अपना हिसाब चुकता कर ही लूंगा। तभी वहाँ विजय आ जाता है। अरे विजय,
ये कोई वक्त है क्या दुकान पर आने का? हाँ, सेठ जी, आपको बताया था ना कि मेरी पत्नी बीमार है, और आज सुबह तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी, अब इसलिए आने में देरी हो गई। ठीक है, पर तू मेरे पैसे वापस कब कर रहा है? सेठ जी, अभी तो मेरी पत्नी बीमार है, अब आपके पैसे लौटाने की बात तो दूर की है, मुझे लगता है आपसे मुझे और पैसे उधार लेने पड़ेंगे। मैं वो सब कुछ नहीं जानता विजय। कल से तुझे समय पर दुकान पर आना होगा और जल्द से जल्द मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दे, वरना मैं तुझे दुकान से निकाल दूंगा। हाँ। जग्गा सेठ की ऐसी बातें सुन विजय उदास मन से काम पर लग जाता है। कुछ ही देर में वहाँ विजय की पड़ोसन दिया भाभी आ जाती है। अरे विजय, तुम यहाँ हो और तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तुम जल्दी घर जाओ। अरे लगता है मुझे घर जाना ही होगा। सेठ जी, आप कहें तो मैं घर जाऊं? हाँ, ठीक है, तू घर चला जा। जग्गा के इतना कहते ही विजय अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। विजय जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। तभी विजय उसे अस्पताल लेकर जाने लगता है। अरे चल कालू, दुकान को बंद करते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। अरे सेठ जी, आज क्या हो गया जो इतनी जल्दी दुकान बढ़ाने को कह रहे हो? अरे कालू, मैंने कई दिनों से घर की सफाई नहीं की, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज तुझे घर पे ले जाऊं और तुझसे पूरे घर की सफाई करवा लूं। अरे बाप रे, आज तो बुरा फंसा मैं। लगता है आज मुझे ये मार के ही दम लेगा। अरे कालू, देख क्या रहा है, जल्दी दुकान बढ़ा। वहीं दूसरी ओर विजय अपनी पत्नी को अस्पताल में दाखिल करा देता है। तभी डॉक्टर विजय से बात करते हुए बोलता है, विजय, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद ही तुम्हारी पत्नी की सांस की परेशानी खत्म होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? देखो विजय, ऑपरेशन में पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर विजय बहुत घबरा जाता है। और तुम्हें जल्द से जल्द पैसे जमा करवाने होंगे विजय, वरना तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। बस आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है विजय। ऑपरेशन कल होगा, इसलिए तुम कल तक पैसों का बंदोबस्त कर लेना।